Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 6, History. If you have not seen the other parts, please go and watch it. Now we will start. Two important painters. Italy had many great painters during the Renaissance period, but we shall discuss the two most important among them. They were Leonardo da Vinci, born in 1452, died in 1519 CE, and Michelangelo, born in 1475, died in 1564 CE. Da Vinci was a scientist, sculptor, architect, inventor, and painter. He was the perfect example of the Renaissance man. With his many sided personality and wide range of interest, his most widely discussed painting is the Mona Lisa. It depicts a woman with a captivating smile. Scholars have tried to decipher the mystery of that smile for the past 500 years. In a way, it was symbolic of that age. Never before had any artist given such prominence to a momentary and fleeting facial expression, capturing it for eternity in a painting. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। इटली में बहुत सारे ग्रेट पेंटर्स थे जिनकी पेंटिंग्स उस वक्त भी बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन यहाँ पर सबसे दो इम्पॉर्टेंट पेंटर्स का नाम यहाँ पर बताया गया है और उनके बारे में बताया गया है। तो पहला नाम है आपका लियोनार्डो डा विंची और दूसरा है मिचेलांजेलो। तो यहाँ पर डा विंची मीन्स लियोनार्डो डा विंची के बारे में बताया है कि वो एक साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, इन्वेंटर और साथ ही में पेंटर हुआ करते थे। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, मीन्स एक परफेक्ट मैन, उस पीरियड को दर्शाने वाले एक परफेक्ट मैन हुआ करते थे। उनकी जो सबसे फेमस पेंटिंग है वो मोनालिसा है। आप लोग देखे होंगे। मोनालिसा एक लेडी हैं जो कि एक फ़ोटो में उनकी एक छोटी सी स्माइल है, मतलब एक स्माइल के साथ में ये फ़ोटो उस वक्त में बनी हुई थी। और वो जो फेशियल फीचर है वो और उस वक्त में और किसी ने नहीं बनाया था। वो बहुत ही क्या है, सिंबॉलिक फीचर था उस वक्त, उस टाइम पीरियड के लिए। बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो उस मोमेंट्री कैप्चर जो था उसको नहीं कर पाते। वो मोमेंट्री फेशियल एक्सप्रेशन जो था उसको उस वक्त के टाइम पे नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो पेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। Michelangelo is counted among the most prominent artists in the world history. He lived in the city of Florence. He was under the patronage of the Pope, for whom he undertook many creative projects. The most illustrious of this was painting scenes from the Bible on the walls and roofs of the Sistine Chapel. You can see a portion of one of the paintings in figure 6.5. अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पेंटर थे, फेमस पेंटर थे, उनके बारे में बताया है मिचेलांजेलो, ठीक है, माइकल एंग्लियो। तो ये जो आर्टिस्ट थे उनको वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वो क्या है, फेमस है। मीन्स इसलिए फेमस है, वो जो आपका चर्च वगैरह होता है उसमें जो पेंटिंग्स बनाने का काम वो करते थे और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वर्क किया करते थे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो पेंटिंग है ये आपका मिचेलांजेलो का ही वर्क है। उनका सबसे ज़्यादा जो वर्क था वो जो बाइबल में जो सीन्स हुआ करते थे उसको वॉल्स पे या फिर रूफ्स पे, रूफ मीन्स छत पे, उसको उतार दिया करते थे। Michelangelo was a good sculptor as he was a painter. He used Italy's white marble to sculpt extraordinary figures. Take a look at the most famous among them, La Pietà, the portrayal of a human being, emotions, and even clothes of spectacularly realistic.
The grief of the mother with the dead body of her son is her in her lap is deeply and profoundly aged. देखिए यहाँ पर ये पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं मिचेंग्लियो द्वारा। ये वाइट मार्बल, ठीक है, इटली जो है वो वाइट मार्बल के लिए काफ़ी फेमस है। और ये जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो आपका वाइट मार्बल से ही बनाई गई हैं। देखिए इसका नाम जो है वो आपका लापीटो है। लापीटो इसका नाम है और इसमें जो ह्यूमन इमोशन है, ठीक है, उसको उस पेंटिंग के द्वारा बताया गया है। इस पेंटिंग में जैसे कि आप देख सकते हैं एक मदर जो है वो अपने सन को अपने बेटे को अपने गोद में रखी हुई है और अपने 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 बेटे की डेड बॉडी को अपने गोद में रखी हुई है और अपने जो इमोशंस हैं उसको वहाँ पर वो शो हो रहा है। Much of Renaissance art was inspired by Christianity, but at the same time, we see the marked influence of ancient Roman art. Artists like Michelangelo studied ancient paintings, sculptures, and buildings in minute detail and tried to replicate their style. अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि उस वक्त में, उस पीरियड में जो बहुत बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे वो क्रिश्चियनिटी से इंस्पायर हुआ करते थे और उसी वक्त पे जो एंशियंट रोमन जो जो उनका जो एंशियंट रोमन आर्ट था उससे भी वो क्या है इन्फ्लुएंस हुआ करते थे। बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे उन्होंने एंशियंट पेंटिंग्स की स्टडी की, स्कल्पचर्स की स्टडी की और बिल्डिंग्स जो था उनके हर डिटेल को स्टडी करते थे और उसका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट, अर्ली मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया। न्यू चैप्टर ओपनड इन पेंटिंग्स in the 15th century. This was the age of miniature paintings in which bright colors were used to paint pictures on paper. This miniature had two sources of inspiration. One was the simple illustrations on palm leaf, handwritten books. Using deep and bright colors, they depicted idealized, not realistic human and animal figures. यहाँ पर देखिए बताया गया है ये अब ये जो पेंटिंग का जो वक्त है वो इंडिया में क्या है उसके बारे में बताया गया है। 15th सेंचुरी के आसपास इंडियन पेंटिंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उस वक्त पे मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी ब्राइट कलर का यूज़ कर एक पेपर पे, ठीक है, ब्राइट कलर का यूज़ कर पेपर पे ये जो पेंटिंग्स थे, मिनिएचर का जो सोर्स था, मीन्स ये जो मिनिएचर्स पेंटिंग का जो सोर्स था उसके वो उसका सोर्स बताया गया है। टू सोर्सेज बताए गए हैं उसका। पहला जो रहता था वो उसमें किस में करते थे, एक पाम लीफ हुआ करता था, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका पाम लीफ हैंड रिटन बुक है। इसी में वो लोग ड्राइंग किया करते थे ब्राइट कलर्स का यूज़ कर और काफ़ी आइडलिस्ट मीन्स एकदम सोच कर उस चीज़ को ड्रॉ किया करते थे ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को। The second source of inspiration was the miniature tradition of Iran. The country had a practice of producing books handwritten on paper with illustrations of the incident described in them. This was around the time of Renaissance Renaissance began in Europe. The most famous Iranian painter was कमालादीन। ठीक है, अब यहाँ पर बताया है उसके सेकंड सोर्स के बारे में, किस तरीके से जो पेंटिंग्स है उसका सेकंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा। तो यहाँ पर मिनिएचर ट्रेडिशन जो था ईरान में ये था उनका सेकंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब यहाँ ये जो कंट्री है वो हैंड रिटन बुक्स, ठीक है, हैंड रिटन बुक्स और बुक्स को लिखती थी खुद से। जो बुक्स रहते थे उसको खुद से हैंड रिटन बुक्स वहाँ पर पेपर में लिखकर उसको दिया करती थी। तो उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए वो पेंटिंग्स का यूज़ किया करती थी। अब उस वक्त के फेमस ईरानियन पेंटर का नाम यहाँ पर दिया गया कमालुद्दीन Behzad, born in 1450, died in 1535 CE. One of the paintings
One of the paintings is shown in figure 6.919. When the Mughal dynasty was established in India, the emperors listed many Iranian artists to the country. Traditional Indian painters who were skilled in using a wide range of bright colors in their paintings worked with this Iranian artist, and together they produced a really wonderful new tradition of painting called Mughal miniature paintings. अब यहाँ पर नेक्स्ट पेंटर का नाम यहाँ पर बताया गया है behzad, जो कि बॉर्न हुए थे 1450 में और उनका डेथ जो है वो 1535 सीई में हुआ था। एक उनकी जो पेंटिंग्स है उसको ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। फिगर 6.9 जो है, ये वाला जो फिगर है ये क्या है, उनकी एक पेंटिंग्स के बारे में बता रहा है। ये मुग़ल डायनेस्टी के वक्त, जब मुग़ल डायनेस्टी जब इंडिया में थी उस वक्त में ये जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। जो एम्परर्स थे वो इस इरानियन आर्टिस्ट को बुलाया करते थे पेंटिंग्स बनवाने के लिए। जो ट्रेडिशनल इंडियन पेंटर्स हैं वो बहुत सारे ब्राइट कलर्स का यूज़ करते थे इन देयर पेंटिंग, ठीक है। बहुत सारे ब्राइट कलर्स का यूज़ करते थे और वो इसी इरानियन आर्टिस्ट के साथ में मिलकर एक मींस इंडियन आर्टिस्ट जो थे वो और साथ में इरानियन आर्टिस्ट मिलकर वो पेंटिंग्स को बनाया करते थे, जिसके बाद में वो पेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी। तो एक नया ट्रेडिशन जो था पेंटिंग का वो स्टार्ट हो गया था उस पीरियड में, जिसको कहा जाता है मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फिगर 6.20 इज अ पेंटिंग डन बाय Miskin, a Mughal court painter during the reign of Emperor Akbar. The painting depicts a scene from the Mahabharata and its appendix Harivansh. Shri Krishna is seen lifting the Govardhan hill. The cows, their herds, and other people are sheltering beneath. The complex composition was many distinct individual figures. Those people are not victorious warriors or rich merchants but ordinary village folk. अब यहाँ पर आपको बताया गया है नेक्स्ट जो फिगर है उसमें वो नेक्स्ट फिगर जो यहाँ पर आपको नीचे में जो दिया गया है उसके पेंटर है मिश्किन। ये भी मुग़ल कोर्ट के ही पेंटर थे एम्परर अकबर के टाइम पे। उनकी जो पेंटिंग है वो महाभारत की सीन्स को दिखाती है और इट्स अपेंडिक्स, ठीक है। जो अपेंडिक्स है वो क्या है, हरिवंश है। एक सीन यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है जिसमें श्री कृष्ण ने क्या है, गोवर्धन पर्वत को ऊपर लिफ्ट किए हुए हैं, उठाए हुए हैं, और सारे जो काऊ है, हेडर्स हैं और विलेज के जो पीपल्स हैं वो उस जगह पर खड़े हैं, मीन्स उस हिल के नीचे में खड़े हैं। Now look at the painting in figure 6.21, ठीक है। ये आपका ये जो पेंटिंग है इसके बारे में बताया है। ये आपका ये देखिए, ये श्री कृष्ण है जो कि गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं और ये सारे जो विलेजर्स हैं वो उनके साथ में खड़े हुए हैं। Now look at the painting in the figure 6.21. It was done by a painter called Bichitra around 1620 during the reign of Emperor Jahangir. It is a symbolic painting that depicts the emperor's spiritual leanings. Jahangir is shown sitting on an hourglass throne, depicting the flow of time. A sun-like halo crowns him with European-style angels on both sides. Jahangir is presenting a book to a Sufi saint. The Ottoman Sultan, the King of England, and Bichitra himself are shown standing nearby. In this painting, Jahangir wants to show himself as an emperor who has mastered time and who cares of religious leaders more than emperors and kings. Despite the exaggerations and symbols used in his paintings, Bichitra still depicts human figures realistically, giving each of them a distinct and individual look. ठीक है, देखिए ये जो है ये पेंटिंग है आपका जहांगीर की। ये पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका
क्या बताया जा रहा है इस पेंटिंग के बारे में। ये इसकी जो पेंटर हैं उनका नाम है यहाँ पर विचित्र। 1620 के अराउंड ये पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। और ये जो एम्परर थे जहांगीर, मुगल डायनेस्टी में जो मुगल डायनेस्टी के जो राजा थे जहांगीर, उनके बारे में बताया गया है। ये पेंटिंग जो है वो काफ़ी एक सिंबॉलिक पेंटिंग है जो कि दिखाती है एम्परर की जो स्पिरिचुअल लर्निंग है उसको दिखाती है। वहाँ पर वो जो पेंटिंग है वो उस पेंटिंग में एक आवर ग्लास बना हुआ है आवर ग्लास बना हुआ है जो कि फ्लो ऑफ टाइम को वहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जितने भी एग्जरेशंस के साथ, एग्जरेशन और सिंबल्स के साथ में वो पेंटिंग जो बनाई गई हैं, विचित्र जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ह्यूमन फिगर्स को एकदम रियलिस्टिकली तरीके से वहाँ पर क्या है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल लुक वहाँ पर उनको दे रहे हैं। ठीक है, आपका आज आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन में द साइंटिफिक रेवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।